आप सभी को नमस्कार। मित्रों, हम लोग आज एक नई कड़ी के साथ प्रस्तुत हैं। कहानी के रंग और उसका मंच स्तंभ की जो शुरुआत कल हुई थी शर्मिला जालान जी की चर्चित कहानी बूढ़ा चांद से, उसी के सिलसिले में आज हम पुनः उपस्थित हैं। कल इस कहानी का पाठ हमने सुना था सत्यदेव त्रिपाठी जी और अस्मिता शर्मा जी की ओर से। आज इस कहानी पर चर्चा होगी। इसमें हमारे साथ इस कहानी की कथाकार शर्मिला जालान हैं और जिन्होंने सर्वप्रथम इस कहानी के मंचन को लेकर विचार किया, सोचा और कथाकार को पत्र लिखा, विजय कुमार जी वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतदेव त्रिपाठी जी और प्रमोद सचान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस कहानी में बूढ़े की भूमिका की थी। और मित्रों, तरह हमारे साथ अस्मिता शर्मा जी भी आज की इस कड़ी में जुड़ने की कोशिश करेंगी, यद्यपि वे कहीं किसी और काम में व्यस्त हैं। तो आइए मित्रों, हम सीधे अपने वक्ताओं के पास चलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उन्हें स्क्रीन पर लेते हैं। जी नमस्कार शर्मिला जी, नमस्कार सत्यदेव त्रिपाठी जी, स्वागत। नमस्कार नमस्कार। और मित्रों, हमारे वक्तागण अभी कुछ तकनीकी कारणों से संभव है कुछ देर में जुड़े, तो ऐसे में हम पहले ही कुछ विलंब है, तो मैं सीधे आज जो हमारे इस पैनल में जो मुख्य वक्तागण हैं उनमें से एक शर्मिला बोहरा जालान जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस कहानी के बाबत अपनी बात रखें। जब वे इस कहानी को लिख रही थी उससे पूर्व किस तरह की मनोस्थिति रही, क्या उसका जेनेसिस रहा और उस समय की कैसी परिस्थितियां रही, इस कहानी के रचाव को लेकर हम सीधे कथाकार से सुनेंगे। शर्मिला जालान जी, स्वागत। नमस्कार विजय कुमार जी, धन्यवाद अर्पण जी। सबसे पहले तो आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने 15 वर्ष बाद इस कहानी का जो मंचन हुआ और नाट्य रूपांतरण हुआ उसके ऊपर एक चर्चा रखी। विजय कुमार जी का मेरा नमस्कार, सत्यदेव त्रिपाठी जी को सादर प्रणाम। कल बहुत प्रभावशाली पाठ किया अस्मिता जी ने और सत्यदेव त्रिपाठी जी ने, और वो सारी बातें फिर से जीवंत हो उठी। इस कहानी का जेनेसिस क्या था, ये कहानी कैसे लिखी गई, इसके बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं एक छोटी बच्ची को बहुत करीब से अपने आसपास के परिवेश में देख रही थी। वह लगातार मेरे जहन में वो बच्ची बनी हुई थी और वो कभी कभी बहुत विवेकपूर्ण बातें करती थी, लेकिन जब अकेले में होती थी तब, कुछ लोगों के बीच में जब वह बैठती थी तब उसका जो व्यवहार होता था, उसके जो मिजाज होते थे, उसके जो तौर तरीके होते थे, वो बहुत ही आपत्तिजनक होते थे। इसके कारण उसे सबकी डांट भी खानी पड़ती थी। तो वो बच्ची लगातार मेरे जहन में रहती थी, जैसे कोई नींद में भी वो बच्ची मेरे साथ में है। और मैं जब उससे दूर होती थी तो मेरे मन में उसके लिए बहुत प्रेम आता था, और जब मैं उसके साथ होती थी, उसके पास होती थी, तो बहुत तनाव मेरे अंदर पैदा होता था। और ये तनाव सिर्फ मेरे अंदर ही पैदा नहीं होता था, उन सभी लोगों के साथ में होता होगा जो उसके सामने थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कोई ऐसी बात न कह दे जिससे उसे बुरा लग जाए, कहीं वो गुस्सा न हो जाए, कहीं वो कुछ अपशब्द न बोल दे। तो ये एक द्वंद्वात्मक रिश्ता उसका अपने आसपास के लोगों से भी था, और मैं उसे जैसे देख रही थी तो मेरे साथ भी था। लेकिन जैसे ही वो ओझल होती थी वैसे ही उसकी चिंता सालने लगती थी कि इसका क्या होगा, आखिर इसका विकास कैसे होगा, क्या यह अविकसित है। और मैं जो ये टर्म चलते हैं मेंटली रिटार्डेड या मनोरोगी, इन सब में उसको मैं उस चश्मे से मैं उसको नहीं देख रही थी, और मैं उसको देखना भी नहीं चाहती थी। वो बहुत ही नॉर्मल थी, लेकिन कहीं कोई एक नॉर्मलसी और एबनॉर्मल के बीच में उसका व्यवहार था। जब वो थी तो वो बहुत नॉर्मल थी, और धीरे धीरे उसके अंदर जो कुछ असामान्य सी चीजें थी वो
नजर आने लगती थी, निकलने लगती थी, तो उसके साथ जो संगति होती थी किसी की भी, वो एक तनावपूर्ण वातावरण पैदा होता था। तो ये एक द्वंदात्मक रिश्ता उसके साथ में सभी का बनता था, ऐसा मुझे महसूस हुआ। फिर वो बच्ची मेरे, वो बड़ी भी हो गई थी, बड़ी होने लगी थी, और वो बच्ची के रूप में मेरे अंदर नहीं थी। वो 12 साल की है, 13 साल की है, 14 साल की है, लेकिन वो मेरा पीछा नहीं मेरा छूट रहा था उससे। तो ऐसा हुआ था कि 2004 में मुझे भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से एक युवा पुरस्कार मिला था। मैंने जो भी काम उसके पहले किए थे उससे, और फिर कालिया जी ने कहा कि आप एक कहानी दीजिए, अब अगले अंक में हम आपकी एक कहानी प्रकाशित करना चाहते हैं। तो मैंने कहानी लिखना शुरू किया, और वो तुलिका मैंने उसका नाम दे दिया। और वो फिर मैं, मेरे पास कोई कहानी नहीं थी, और उसका वो चेहरा था जो समाज को दिख रहा था। वहां पर मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया, और एक सवाल मन में था कि आखिर इसका क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। मुझे हमेशा 10 साल बाद, 15 साल बाद ये इसका क्या हो सकता है। घर वाले जैसे उसको डॉक्टर के लिए जाते, उसकी दवा करते थे, लेकिन मुझे लगता है इससे कुछ नहीं हो रहा है उसके अंदर में। मैं बचपन से मैंने रविंद्रनाथ को थोड़ा पढ़ा ज़्यादा है, और स्त्री संबंधी कोई प्रश्न होते थे, कोई भी प्रश्न मेरे अंदर होते थे या जिज्ञासा होती थी, रविंद्रनाथ का साहित्य मेरे प्रश्नों को उत्तर मुझे मिल जाता था। रविंद्रनाथ के साहित्य से गुजरने के बाद कोई भी जहन में सवाल होती, कोई जिज्ञासा होती, उहापोह होती, वो कुछ इस तरह का था कि मेरे लिए एक मंत्र था। तो मुझे उस बच्ची को देखकर बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा व्यक्तित्व, कोई ऐसा बड़ा इंसान ही हो सकता है जो उसको बदले, उसका रूपांतरण हो सके, उसके जीवन को बदल सकता है। तो जब मैंने कहानी लिखनी शुरू की, धीरे धीरे बूढ़े की वहां पर बूढ़ा आने लगता है कहानी में मेरे, और वो रविंद्रनाथ काबुली वाला कहानी जो थी वो जहन में आती है, कि जैसे काबुली वाला का रिश्ता था एक छोटी बच्ची के साथ में, और मुझे लगता है वही कोई चाबी है मेरी जो तुलिका है उसके जीवन को समझने की, कोई चाबी वहां पर ही है। तो कोई गहरा एक व्यक्ति, कोई गहरे अनुभव से गुजरा हुआ व्यक्ति ही तुलिका को समझ सकता है। और बार बार मुझे ऐसा लगता था कि तुलिका को समझने के लिए गहरी सहानुभूति और गहरा लगाव चाहिए। उसके बाद एलिस इन वंडरलैंड भी मैंने, हम लोग सभी पढ़ते हैं एक खास उम्र में, तो मुझे ऐसा लगता था कि तुलिका के लिए ये जो जीवन है जिसमें वो है, वो एक तरह से उसके लिए एलिस इन वंडरलैंड है, कि कोई भी चीजें उसे अच्छी नहीं लग रही। लेकिन तुलिका का जो व्यवहार है वो नकारात्मक ज्यादा है। वो अशिष्ट भाषा उठा लेती है समाज से, या उसके व्यवहार में उस तरह की चीजें ज्यादा आ गई है। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो अनायास वो कहानी शुरू हुई, लेकिन सायास भी कुछ चीजें मैं समझ रही थी और मैं करती जा रही थी। मुझे ये पता है कि, और सभी को पता है कि एक व्यक्ति की निर्मिति में उसका परिवेश, उसके संस्कार, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके पूर्व जन्म के संस्कार, और जिस माहौल में वो रहता है, वो सारी चीजें काम करती है। ये सारी चीजों का को जिम्मेदार बनाकर हम तुलिका को समझ सकते हैं क्या? मुझे ये मेरे मन में एक प्रश्न आता था कि क्या ये सारी चीजें, अगर ये कहा जाए कि इसका परिवेश ऐसा है, इसके पिता ऐसे हैं, इसके दादा ऐसे हैं, तो क्या तुलिका जैसी है उसका उत्तर मिल जाएगा? ये सारे प्रश्न मेरे साथ में लगातार चलते रहते थे। और जब मैं लिखने लगी तो तुलिका के माध्यम से एक परिवेश, एक परिवार जो खड़ा हुआ, मुझे ये समझ में आया कि वह परिवार, सुसंस्कृत परिवार का माहौल उसने नहीं देखा। वह अपने दादा की बात बताती है, दादी की बात बताती है, और जहाँ से उसने गालियाँ सीखी, जो गाली वो दे रही है, तो वो सारी चीज़ें इस माहौल और परिवेश से ले रही है, और उसका मन विद्रोही हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें मैं करती जा रही थी साथ-साथ में, और मुझे ये लग रहा था कि ये लड़की विद्रोही है, वो विद्रोह कर रही है। लेकिन आखिर वो करना क्या चाहती है, वो नहीं पता चल रहा है कि उसका मन कहाँ पर लगता है। और ऐसा लग रहा था उसका मन कहीं नहीं लग रहा है, वो क्या करेगी। और मैं ऐसा मानती हूँ, बहुत ही मेरा इस पर विश्वास है कि संवाद जो होते हैं, बातचीत बातचीत से व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। संवाद हीलिंग का काम करता है, जो कि हम लोग
सभी हम जानते हैं, और संवाद भी दो तरह के होते हैं। माने दो, या तो तुलिका को जो संवाद करने के लिए व्यक्ति चाहिए वो एक ही व्यक्ति चाहिए, वो 3-4 नहीं चाहिए, 2-3 नहीं चाहिए। एक ही व्यक्ति जिसमें ऐसी गहरी सहानुभूति और समझ हो जो उसके अंदर बाहर को समझ सके। मुझे ये भी पता है कि जो कल्टीवेटेड लोग होते हैं वो जब संवाद करते हैं तो वो अपने मन को हल्का करने के लिए अलग-अलग जो विषय होते हैं अलग-अलग लोगों से उस पर बात करके अपने मन की शेयरिंग कर लेते हैं। यानी प्रोफेशनल लाइफ की शेयरिंग किसी और से हुई, घरेलू ज़िंदगी की किसी और से हुई। तो ये कल्टीवेटेड माइंड वाले लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन तुलिका जैसे समाज में या उस माहौल में मिसफिट है, वो हैंडल नहीं कर पा रही, तो तुलिका को 2-3 लोग नहीं चाहिए, तुलिका को एक ही व्यक्ति चाहिए जो उसके मन की गांठों को खोल सके और वो जैसी है उसको समझ सके। तो संवाद जो है, फिर मुझे ऐसा लगा कि, और तुलिका बहुत बातूनी है। मैंने जिस लड़की को के साथ में रही, मैं जानती हूँ कि वो बहुत बातूनी थी, वो बहुत बोलती है। तो बहुत जो बोलता है, वो 15 वाक्य बोलेगा तो 16वां वाक्य उसका बहुत ही विज़डम भरा होगा। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग मुझे थी, और मैंने उसको जब ध्यान से देखा तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी। तो तुलिका जो है, उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि रविंद्रनाथ को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्तित्व मुझे नहीं नज़र आ रहा था जो उसके गहरे मन में उतर सके। और फिर इसी कारण तुलिका जो है वो स्वप्न देखती है। सपने में जो है रविंद्रनाथ के पास जाती है, वहाँ बैठती है और उनसे हर तरह की बातें करती है। तो ये एक संवाद की जो भूमिका है वो मेरी कहानी में धीरे-धीरे आता चला गया। और चूँकि वो रविंद्रनाथ के पास है, और ऐसे भी मुझे ये मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि लिखना भी एक तरह की थेरेपी है, हीलिंग है। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिसमें थोड़ी-सी इस तरह की जो बाहर के सामाजिक माहौल में बहुत तालमेल नहीं बैठा पाते और लोग उनको समझ नहीं पाते, यानी 1000 में 1 व्यक्ति कोई मिलेगा जो उसको समझ पाए। तो ऐसे लोगों के लिए ड्राइंग करना, लिखना, कुछ हाथ का काम करना, वो भी एक्सप्रेशन का एक माध्यम होता है। चूँकि तुलिका रविंद्रनाथ के संपर्क में, उनकी संगति में आती है, तो वो लिखना शुरू करती है, वो लिखने लगती है। ये भी मैंने सायास किया, लेकिन ये एहसास मेरे साथ तुलिका जो मेरे अंदर थी, वो अपने आप ही एहसास मेरे अंदर पैदा करती चली गई कि उसे कौन समझ सकता है, वो किस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करे और कहाँ अभिव्यक्त करे। यानी अगर वो माँ के पास, माँ से को अपने आप को अभिव्यक्त करती है, पिता को करती है, तो वहाँ पर लोग उसको समझ नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लड़की अशिष्ट है, इसको व्यवहार करना नहीं आता। लेकिन तुलिका के अंदर एक ऐसी तुलिका है जो कि अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती है, तो वो कहानी के माध्यम से उसने कहानी लिखी, उसने कविता लिखी। तो वो मुझे लगा कि लिखना जो है उसके लिए एक वो प्रक्रिया हो सकती है जिससे वो बूढ़े के भी करीब आएगी, बूढ़ा उसके और करीब आएगा, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन शायद इस माध्यम से हो सके। और जैसे मैं तुलिका को जब मैं बहुत ध्यान से देखती थी, उस बच्ची को, उसका नाम तुलिका नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जितने लोग उसके आस-पास हैं, वो सब उसको सिखाने में लगे हैं। ठीक से बैठो, अच्छे से बोलो, अच्छे से चलो, ये काम इस तरह से करो, ये कायदे से होना चाहिए। लेकिन तुलिका भी हमें कुछ सिखा रही है। तुलिका लगातार हमें सिखा रही थी। वो जब बात करते-करते कोई ऐसी परिपक्व बात बोल जाती थी, तो चेहरा ऐसे अवाक जैसा हो जाता था कि ये बात जो इसने कही, ये अ, बड़ों की दुनिया में किस तरह की विकृतियाँ हैं, किस तरह की बुराइयाँ हैं, वो सारी चीज़ें वो बच्ची अपनी आँखों से देख रही है और व्यक्त कर रही है। तो ये सारी प्रक्रिया रही लिखने की, और इसी प्रक्रिया में जब मैंने बिना मेरी कोई भी योजना नहीं थी, अनायास ही लिखना शुरू किया, और धीरे-धीरे इस कहानी ने अपनी यात्रा करनी शुरू की और ये कहानी लिखी गई। इस कहानी में अंत की तरफ एक बात मैं ये भी कहूँगी कि जैसे ये जब कहानी छप गई, तो विजय कुमार जी का पत्र आया मेरे पास। मैं तो नहीं जानती थी विजय जी को। विजय कुमार जी ने मुझे पत्र लिखा और कहा कि ये कहानी जो है, इस पर हम मंचन करना चाहते हैं। और जब मंचन मुंबई आर्ट मंच ने,
सबसे पहले 2004 में 13 सितंबर को पावस महोत्सव में सबसे पहले इसी कहानी से उसकी शुरुआत की। तो विजय जी ने मुझे एक दिन पहले ये कहा कि आप इसका अंत जो है, इसके अंत को थोड़ा सा कुछ और डेवलप कर दीजिए, या अंत को आप थोड़ा सा बदल दीजिए या कुछ कर दीजिए। यानी अंत में क्या होता है कि तुलिका, कहानी के अंत में तुलिका जो है वो नींद में रहती है, और उसकी नींद खुलती है तो रविंद्रनाथ गायब है, वो बूढ़ा गायब है, और वो बहुत व्याकुल हो जाती है कि बूढ़ा आखिर कहाँ गया। तो वहां तक आते आते तुलिका बहुत विकसित हो गई है, जैसा कि मैंने कहानी में करने की कोशिश की थी। अब पाठक को क्या समझ में आया पता नहीं। फिर बाद में मैंने 2 अंत लिखा भी, अब उस दिन भी विजय जी को दिया, लेकिन वो उनको भी ठीक नहीं लगा, मुझे भी नहीं जचा। तो वो मैं कोई अंत उसका कर भी नहीं पा रही हूँ कि आखिर क्या होगा तुलिका का। तो जिस तुलिका को मैं जानती हूँ वो तुलिका तो हैंडल नहीं कर पाई अपने जीवन को, लेकिन ये जो तुलिका है, ये तुलिका धीरे धीरे कहानी में विकसित होती है, और वो रोती भी है। यानी ये जो तुलिका है, इस तुलिका के साथ ऐसा है कि वो अपने दुख को छुपा के रखती है। वो गाली गलौज करेगी, अशिष्ट भाषा बोलेगी, लेकिन वो रोएगी नहीं। लेकिन बूढ़े के सामने वो रोती भी है कि ना, मुझे सब बुरा बोलते हैं, मैं क्या बुरी हूँ। तो ये सारी चीज़ों को एक समझने की जो मैंने कोशिश की, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इसको मेंटली रिटार्डेड लड़की कहूँ या मनोरोगी कहूँ, क्योंकि मैंने अभी तक के अपने अनुभव में ये भी देखा है कि एक नॉर्मल आदमी भी एबनॉर्मल कुछ क्षण के लिए होता है, उसके अंदर भी असामान्य स्थितियां पैदा होती है, और इस तरह का वो होता है। तो ये दोनों बहुत ही आसपास का है, कब हम नॉर्मल हैं कब एबनॉर्मल है। लेकिन जब वो चीजें मात्रा में बढ़ जाती है तो तुलिका जैसा कोई पात्र, कोई किरदार हमारे सामने आता है। तो ये इस तरह से ये कहानी लिखी गई, और इसके अलावा मुझे अभी फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब विजय जी बताएंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा कहानी को पढ़ने का और सब कुछ। जी जी, शुक्रिया शर्मिला जी। और मित्रों, हम लोगों ने कल भी इस कहानी को सुना ही, और पहले भी हम लोग इस कहानी को पढ़ चुके हैं, और तमाम मित्रगण, कई लेखकगण, कई रंगकर्मी और पाठकगण इस कहानी से गुजर चुके हैं, क्योंकि यह कहानी है ही इतनी मार्मिक, इतनी प्रभावी और चर्चित भी। 2 बातें जो शर्मिला जी ने कही वह भी खास हैं कि किस तरह जो तुलिका है वह समाज में व्याप्त दुमुहेपन को भी पकड़ती है और उससे कोप अप नहीं कर पाती है। 2 उदाहरण दे करके हम सीधे रंग निर्देशक विजय कुमार जी के पास चलेंगे। वे 2 उदाहरण में से एक तो यह कि जब एक कार का ओनर है और कार का ड्राइवर है, समय को लेकर जब दोनों में विवाद होता है कि तुम लेट से क्यों आए, तो ड्राइवर लिफ्ट में गाली दे रहा है, और जो कार का ओनर है, जो तुलिका का जानकार है, तो वो कैसे बाद में उसे गाली दे रहा है कि कैसे ये साला जो है, ये कुत्ता जो है समय पे नहीं आया। उधर वह ड्राइवर भी दे रहा है। तो हमारे जो आक्रोश हैं बतौर कि हम कार के मालिक है, या हमारे पास एक अच्छी खासी संपदा है, हम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हमने इसको हायर कर रखा है, तो वहां उस हैसियत से वह गाली दे रहा है। और दूसरी तरफ जो कार का ड्राइवर है वह भी एक इंसान है, वह भी कोई बहुत सुधरा हुआ हो ऐसा नहीं है, मगर जब वह गाली सुनता है तो ठीक है, सामने नहीं पीछे में ही सही, वह भी गाली दे रहा है। एक कम उम्र की लड़की, एक किशोर तुलिका इन 2 स्थितियों को देख रही है और समझ नहीं पा रही है। तो ये सब जो मनोभाव है, इसमें तमाम बच्चे बड़े हो रहे हैं हर जगह के, ये जो इस तरह के मनोभाव हैं, यह भी बड़ी खूबसूरती से यहाँ चित्रित हुए हैं। एक उदाहरण गाली का यह है, गाली के ही कितने रूप हैं। और जब बूढ़ा या जो स्वयं को गाली गुरु, स्वयं जो है तुलिका को अपना गाली गुरु बनाता है, वह बूढ़ा भी और इस लड़की के बीच जब बातचीत होती है तो वहां भी गाली की पृष्ठभूमि में वे तमाम कहानियां चलती हैं। वहां भी एक बड़ी ही चतुराई से और बड़े ही सधे हुए अंदाज से एक शिल्प का प्रयोग हुआ है कि तुम मुझे गालियों की पृष्ठभूमि बतलाओ। इससे भी कहानी खुलती है, और इससे भी तुलिका के जीवन में हम आगे पीछे जाते हैं, उससे और ज्यादा हम कनेक्ट कर पाते हैं।
तो गालियों की जो अलग अलग पृष्ठभूमि है, उसमें एक उदाहरण हमने यह दिया। दूसरा उदाहरण, जब तुलिका के पिता को फोन आता है और संयोग से तुलिका उस फोन को उठा लेती है, तो उसका जो दोस्त है उसके पिता का, वो गाली में दोस्त लोग बात करते हैं, कहाँ है वो साला। उसे लगता है, फिर यह तो तुलिका उठाई है फोन, तो इसे लगता है कि यह क्या है। फिर जब उसके पिता को वह फोन देती है और वह भी गाली में बात करते हैं, तो ये जो अलग अलग पृष्ठभूमि है गालियों को लेकर, और इसके बीच वह लड़की सब कुछ समझ रही है या समझने की कोशिश कर रही है। तो गालियों के व्याकरण को, समाज में उसकी उपयोगिता या अनुपयोगिता जो भी हो, मगर उसका व्यवहार तो है ही। इन सब के बीच पलता बढ़ता एक सुकोमल मन, एक जिज्ञासु मन भी आगे बढ़ रहा होता है। और जिस शिल्प की हमने बात की कि कैसे इनकी पृष्ठभूमि में तमाम चीजें खुलती है, तो अब हम सीधे मित्रों, जो इस कहानी के जो प्रेमी रहे और जिन्होंने पहल की, मशहूर नाट्य निर्देशक विजय कुमार जी ने पत्र लिखा शर्मिला जी को, और इसका मंचन संभव हुआ और तमाम लोग जुड़े। तो हम सीधे विजय कुमार जी को सुनते हैं कि उन्हें यह कहानी किस तरह से प्रभावित की कि वे बाध्य हो गए कि इसका मंचन हो सके। विजय कुमार जी, स्वागत। जी, जिस दिन पहली बार मैं ये कहानी पढ़ा, पहले तो शर्मिला जी बहुत ही मतलब बढ़िया बोली आप, और फिर से जो है ना कहानी मेरे जहन में पूरी तरीके से मतलब उभर आया। और कई सारे जो बच्चे जो इन स्थितियों में बड़े हुए हैं, अलग अलग तरह की बीमारियों को लेके, और उनके घर ने हैंडल नहीं किया, या कुछ लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको हैंडल किया, उनसे मेरी वाकफियत है। कई सारे मतलब कम से कम 3-4 तो ऐसे हैं। एक बच्ची है, एक बच्चा है, कुछ स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, तो कुछ किसी और बीमारी के हैं। मतलब चिकित्सकीय टर्म को मैं बेहतर तरीके से नहीं जानता, पर उस तरह के लोग इर्द गिर्द रहे हैं। और एक तरीके से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो परित्यक्त और बेकार जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं या उनको मजबूर किया जाता है। और ये हमारे समाज की सबसे बड़ी मतलब है विद्रूपता, एक तरीके से कहे तो है। तो पहली बार जब मैं कहानी पढ़ रहा था, आज जब बता रही थी तो कई सारी चीजें मेरे जहन में उभरी। तो उस दौरान एक ऐसा फेज चल रहा था कि हर छपे हुए चीज को मैं पढ़ लेना चाहता था। और शायद कथा देश में या किसी और मैगजीन में ये पहली बार मुझे कहानी दिखी, और मैं पढ़ा। जो भी पठन पाठन में जितना भी 1 घंटे के आसपास का वक्त लगा होगा, तत्क्षण मुझे लगा कि अभी के अभी इसको करना चाहिए या किसी से शेयर करना चाहिए। तो अस्मिता और सचान जी, इन 2 लोगों से इस कहानी के बाबत बात हुई और मुझे लगा कि मुझे करना है, और फौरन मैंने चिट्ठी लिखी शर्मिला जी को। 2 तरह के निर्देशक होते हैं। एक तो ऐसा है कि कोई भी कथा को ले लिया और उसके पूरे अंदर बाहर घुस के उसको आप पूरी तरीके से अपना एक ऑर्ट चार्ट तैयार करते हैं, या अपने तरीके का एक डायरेक्टर का एक स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, और उससे इधर उधर बहुत कम जाते हैं, और उनके जहन में ज्यादातर चीजें साफ होती। फिल्मों में ज्यादा ऐसा होता है, पर थिएटर में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि रोज बरोज जैसे दुनिया बदलती है, रोज बरोज कुछ चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, बेहतर हो रही हैं, पल्लवित पुष्पित हो रही हैं। तो उस तरीके से कुछ निर्देशक ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने को छोड़ देते हैं। कहानी पढ़ा, उनके जहन में है कहानी, और वो कच्चा माल अभिनेता वो आपके पास है। वो उनको कैसे डील करते हैं, और कहानी परत दर परत अपने आप जो है वो खुलते जाती। इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत सारी कहानियां ऐसी होती हैं जिसमें उस तरह की नाटकीयत
नाटकीयता नहीं होती, इसमें नाटकीय तत्व बहुत है और बिल्कुल कूट कूट के भरे हुए हैं। और ऐसा है जिससे सहज रूप से दर्शक मतलब पहली पंक्ति से ही जुड़ जाता है। कोई भी मतलब सामान्य से थोड़ा अलग हो या विशेष हो तो उसकी तरफ जैसे आपका नजर जाता है, आपका अपना नजरिया बनता है उसको लेके, तो वैसे ही है अभिनेता जैसे स्टेज पे आता है उस चरित्र को लेके सहज रूप से ऑडियंस जुड़ जाती है। और हर कहानी में एक नाटक होता है, हर नाटक में कहानी होती है। तो इस कहानी में नाटकीय तत्व कूट कूट के भरे हुए हैं और नाटक है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, जैसे प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब या अपना ए लड़की, मतलब कैसे कुछ ऐसी कहानियां हैं जो बिल्कुल आपको कहानी होते हुए बिल्कुल नाटक का एहसास देते हैं। तो उसी तरीके से इसमें है, डिस्क्रिप्शन भी जो है वो भी जो है बहुत एक अलग तरह का दृश्य दे जाता है। तो विजुअल है और बातचीत भी जो है आपको अपने तरीके से, अपने सोच समझ, अपना जीवन यापन जो आपका रहा है, अपनी आपकी दुनिया रही है, उसके इर्द गिर्द बहुत सहज रूप से ले जाने में ये कहानी सक्षम है। तो अगर ऐसी चीज हो, टेक्स्ट अगर ऐसा हो और टेक्स्ट का शिल्प ऐसा हो, तो मतलब कला के वैचारिक और सौंदर्यात्मक पहलू को उभारने में आपको टेक्स्ट जो है पूरी तरीके से मदद कर रही होती है। और इस कहानी में ये चीज है, कहानी की विधा में या कहानी की दुनिया में इसकी जगह कैसी है, क्या है, कितनी है, मुझे नहीं मालूम, पर निर्देशक के तौर पे कुछ एक चीजें हैं जो मुझे सहज रूप से पकड़ी है और उस टेक्स्ट ने मुझसे वो काम करवा लिया है। उसमें एक कहानी ये बूढ़ा चांद, वैसे ही एक ऑफ माई सनमैन जॉन स्टाइनबैक का एक नॉवेल है, अपना अमेरिकन रेड इंडियंस नॉवेलिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, उसमें भी एक एक कैरेक्टर ऐसा है। तो वो थोड़ा सा साम्य मुझे वो भी दिखता था। एक वजह ये भी थी कि मुझे मतलब वो बहुत रोचक इस तरीके से चीज लग रही थी। और दूसरी बात ये है कि जब अभिनेता अच्छे हों, सक्षम हो, एक अभिनेत्री उसमें जो थी वो लगातार प्रैक्टिस में थी, एक अभिनेता जो जुड़े थे वो अभिनेता के तौर पे बहुत सहज, व्यक्ति के तौर पे बहुत मानवीय और बहुत ही निर्जल मतलब कज्जल हृदय वाले, एकदम साफ हृदय के व्यक्ति जो लंबे समय से प्रैक्टिस में नहीं थे। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं वो एक गुण की तरह मुझे लग रहा था कि उसमें अभिनय होना है, अभिनय करना नहीं है। लड़की में फिर भी वो पॉसिबिलिटी है कि वो अभिनय करना है, पर बूढ़े में अभिनय करना नहीं है, अभिनय होना है, सहज रूप से उस जगह पे होना है और होना ना होना के आसपास हो। जब बूढ़ा चला जाए तो भी बूढ़े की एक काया, कुछ न कुछ माया रचते रहे वहां। तो उसके लिए मुझे सबसे सही और सहज अभिनेता जो लगे वो प्रमोद सचान थे। और उसकी एक वजह ये थी कि वो प्रैक्टिस में नहीं थे और उनका प्रैक्टिस में नहीं होना, बहुत प्रैक्टिस में जब नहीं होता है तो चीजें तौल तौल के करता है और थोड़ा परेशान रहता है अपने में और उसको समझ में नहीं आती कि क्या करूं क्या न करूं। तो वो प्रोसेस में हमेशा खोजी प्रकृति में रहता है। तो वो मुझे उस तरीके से बहुत ही एक तरीके से सहजता वाली बात लग रही थी उनमें करते हुए। मतलब जब रिहर्सल करता था तो जितना कॉन्फिडेंस उनको अपने पे नहीं था, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरा उस पे था, उन पे था। तो उस तरीके से चीजें शुरू शुरू हुई, शुरुआत होते गई, चीज बनती चली गई।
धीरे 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 एक अपने कहानी जो है अपने आप एक शिल्प लेके आया। कहानी ने खुद अपनी जो है ना काया गढ़नी शुरू कर दी। और ये है कि उसको उस रूप में एडाप्टेशन भी हमने नहीं किया था। वो एक कहानी है जो पूरी तरीके से कहानी रहते हुए नाटकीय तत्व को लेते हुए नाटक में परिणत हुआ था। वो पूरी तरीके से ऐसा भी नहीं था कि हमने रूपांतरित नहीं किया, पर कहीं कहीं उसमें थोड़े बहुत रद्दो बदल किया और जरूरत भी नहीं थी। इतना ब्यूटीफुली लिखी गई थी कहानी, मतलब इतनी अच्छे से लिखी गई थी कहानी। अभी भी मुझे याद है कि उसमें बहुत उठापटक, बहुत भाग दौड़ या बहुत मतलब माथा पच्ची उस तरीके से कहें तो नहीं करना पड़ा था मुझे। और मैं बेयर स्टेज ज्यादातर मैं पसंद करता हूं। जितनी कम से कम चीजें हों स्टेज पे वो मुझे पसंद है, अनलेस मतलब उसके बगैर काम न चले। तो जैसे कम चीजें रहती हैं तो चीजें साफ दिखती हैं और चीजों का ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल होता है, जगह का ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल होता है। तो उस तरीके से कहानी के अच्छे होने की वजह से फोकस मतलब विद इन फ्यू मिनट बिल्कुल ऑडियंस और एक्टर में वो रिश्ता बन जाता था। और तुलिका ने जो अभिनेत्री अस्मिता ने जो किया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था। वो मतलब उसमें कोई डाउट था ही नहीं। और कुछ जगहों पे तो बड़ा ही विलक्षण होता था और ऑडियंस जो है ना बिल्कुल एकदम ऐसे गिलगिला जाती थी। और हमने उसको जो है एक तरीके से व्यंग्यात्मक और चुटीलेपन को बरकरार रखने की पूरी तरीके से कोशिश की थी कि आप हंस तो रहे हैं पर हंसते हुए सोचने पे थोड़ा मजबूर जरूर हों। कुछ कुछ वैसी जगह थी, कभी अभी हंस रही है खिलखिला के, अभी यकायक रोने लगेगी। या अभी वो जो है वो लुहार लुहारिन सुनार सुनारिन बढ़ी बढ़ीन ऐसे करते करते बातें कर रही है और यकायक बूढ़े के गायब हो जाने के बाद उसका ऐसे लगता है जैसे सब कुछ पूरी दुनिया ऐसी है जो है ना छिन गई है। उसके आते ही ऐसे गिलगिला के हंसती है इस तरीके से। तो उसको गढ़ने उसको रचने में सच में बड़ा एक अलग तरह का आंतरिक आनंद की अनुभूति हुई और वो सदा मेरे साथ रहेगी। और शायद हो सकता है फिर कभी इच्छा करे तो उसको फिर से पकड़ें। इतने लंबे समय से मतलब वो कहानी मेरे जहन से रहते हुए जहन में रहते हुए भी उतर चुकी थी, आज फिर से बातचीत हुई तो फिर से उभर आई है। तो यही पूरा का पूरा प्रोसेस रहा और मुझे लगता है कि हम लोगों ने कई सारे शोज किए। एक शो किया पृथ्वी थिएटर में, मैं 2 शो पृथ्वी थिएटर में किया था। फिर पटना में शो किया, यहीं पे कुछ और शोज किए। फिर बाद में सत्यदेव त्रिपाठी जी सर सत्यदेव जी जुड़े। उसके बाद उसके 3-4 शोज हुए जिसमें एक शो का मैं साक्षी भी रहा जो जबलपुर में शो हुआ था। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक अभिनेता जो लंबे समय के प्रैक्टिस के बाद लंबे समय से बिल्कुल मतलब नाटक की प्रैक्टिस में नहीं है, अभिनय की प्रैक्टिस में नहीं है, वो बूढ़ा कर रहा है। और एक ऐसे व्यक्ति जिनका साहित्य में से इतना गहरा जुड़ाव है, पठन पाठन में मतलब पूरे देश में अपनी एक उनकी छवि बनी हुई है, खुद साहित्यकार हैं और नाटक के क्रिटिक रहे हैं और वो अभिनेता के तौर पे आते हैं। तो वो जिस उम्र में है उस उम्र से कुछ ही साल ज्यादा उम्र का हो सकता है बूढ़ा हो, पर वो बुजुर्ग आदमी बुजुर्ग बनने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी एक अलग तरह
तरह के आनंद की अनुभूति होती थी। और खैर मतलब वो बीच रास्ते में ही चीज रह गई। ऐसी चीजों को बार बार होना, बार बार करना बहुत जरूरी है। और सहज रूप से अच्छे टेक्स्ट जो है, जो आपको पकड़ें और आपसे करवा जाएं, इसमें कोई प्रोजेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, कोई एकेडमी इन्वॉल्व नहीं थी, कोई उस तरीके से कोई ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं था, कोई फिनांसर इन्वॉल्व नहीं था, मतलब किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इन्वॉल्व जो था वो केवल 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 और केवल टेक्स्ट इन्वॉल्व था, और टेक्स्ट ही सबको पकड़ के अपना काम करवा रही थी। तो ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। कोई चीज किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, आपको करने की मजबूरी नहीं है, और उस चीज में, उस लिखित आलेख में इतनी ताकत है कि वो आपको पकड़ लेती है और आप उसको करने को मजबूर होते हैं। और हम लोग पूरा का पूरा पटना का जो थिएटर यहाँ रहते हुए या वहां रहते हुए करते थे, वो बिल्कुल लोगों के जेब से, चंदे से होता था। बिल्कुल हमने कभी कोई किसी तरीके का कोई ग्रांट नहीं लिया। एक बार ग्रांट आया भी तो हमने लौटा दिया। उसमें कोई बहुत बड़प्पन वाली बात नहीं है, पर ये है कि हम जब भी कोई टेक्स्ट हमने किया तो वही किया जिस टेक्स्ट ने हमें पकड़ा। हमसे खुद, जैसे राग दरबारी हमने किया, इस वजह से किया कि राग दरबारी में ताकत थी। ऑफ माइस एंड मैन इस वजह से किया कि ऑफ माइस एंड मैन में वो ताकत थी। या सखाराम बाइंडर, या आधे अधूरे, या हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी, तो वो चीजें करवा, 50 चीजें रास्ते में आती हैं, ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसको आप कर दीजिए, तो वो ना करते हुए कोई और चीज करते हो। तो टेक्स्ट जो है वो अपने आप में बहुत ताकतवर है, और इस तरफ इशारा करती है कि शर्मिला जी को नाटक लिखना चाहिए। नाटक लिखना उतना आसान नहीं है, उसकी अपनी अपनी विधा की अपनी एक मांग है, और बहुत सघन डिमांड है। वो उसको हर कोई पूरा नहीं कर सकता। प्रेमचंद जी भी पूरा नहीं कर पाए। प्रेमचंद के जितने मतलब कृति देख लीजिए, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, गवन, गोदान, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र, मानसरोवर की कहानियां, बहुत सारी कहानियां हैं जो सहज रूप से जिन के नाटक हो जाते हैं। पर प्रेमचंद जी या उपन्यास जिसमें नाटक पूरा दिखता है, गोदान पूरा पूरा नाटक है, निर्मला पूरा पूरा नाटक है, उपन्यास होते हुए भी। तेवर और कलेवर जो है वो नाटक वाला है। पर वही जब प्रेमचंद जी 3 नाटक लिखते हैं, करबला संग्राम और प्रेम की वेदी, उसको कोई चिमटे से भी नहीं छूता। क्यों ऐसा हुआ? तो आप बंगाल रहती हैं, वहां बिल्कुल पूरी तरीके से, मतलब खासकर नाट्य लेखन में 2 जगह जो मतलब बंगाल और महाराष्ट्र की जिस तरीके की पकड़ है, और वो खून में ही घुला हुआ है। तो आप नाटक लिखिए और नाटक की दुनिया में आइए, तो कुछ मुझे लगता है कि और कुछ बेहतर आप दे सकती है। या ये है कि आपके लिए भी एक परीक्षा हो जाएगी कि कहानी जब लिखती हूं तब तो उसमें नाटक होता है, नाटक लिखने चली हूं तो कहानी है या नहीं है। तो थोड़ा सा ये करके देखिए, और ये बहुत अच्छा और सुखद आज का दिन है कि उस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा तकनीकी तौर पे, मतलब मैं अपने तरह से जो मेरा आप आज कार्यक्रम में जो देरी हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, पर मैं वैसे ही बना रहना चाहता हूं। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर किसी तरीके का और कोई सवाल या बातचीत हो तो करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया विजय कुमार जी, बहुत ही जी महत्वपूर्ण वक्तव्य नाट्य निर्देशक की ओर से, एक जाने माने नाट्य निर्देशक की ओर से, और उन्होंने स्वयं अपने कई नाटकों के यहाँ पर हवाले दिए। हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं जैसे कल्ट नाटक
को सभी के बीच लाने वाले विजय कुमार जी को सुना हमने। और एक खास बात जो देखिए, जो उन्होंने कही कि जब वे अपने शुरुआती दिनों में किस तरह से अधिक प्रकाशित सामग्री को पढ़ लेना चाहते थे। मुझे लगता है कि यह एक बड़ा मैसेज है किसी भी रंगकर्मी के लिए, किसी भी अभिनेता के लिए, किसी भी निर्देशक के लिए, वह अधिक से अधिक पढ़े। जब हम टेक्स्ट के पास जाएंगे और इतनी सघनता के साथ जाएंगे, तब कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी कथा, कोई ऐसी एकांकी, कोई ऐसा नाटक हमें पसंद आएगा जिस पर स्वयं निर्देशक आगे बढ़कर पहल करेगा। प्रोजेक्ट का हिस्सा हो ना हो, ग्रांट मिले न मिले, इससे बिल्कुल भिन्न होकर कैसे वे इस नाटक को, वे इस कहानी को चुनते हैं और इस कहानी पर विभिन्न जगहों में इतनी सफल नाट्य प्रस्तुतियां होती हैं। हम सत्यदेव त्रिपाठी जी को सुनेंगे, वरिष्ठ नाट्य समीक्षक को, मगर उसके पूर्व जब विजय कुमार जी ने यह बात कही है कि शर्मिला जी को नाटक भी लिखना चाहिए, तो शर्मिला जी की राय ले लेते हैं और फिर आदरणीय त्रिपाठी जी के पास चलेंगे। शर्मिला जी। विजय जी ने बहुत बहुत अच्छा कहा और सारी प्रक्रिया बताई, सुनना उनको बहुत अच्छा रहा और उनके सुझाव तो बिल्कुल उस पर कोशिश की जाएगी। अब सबसे पहले हम लोग सत्यदेव त्रिपाठी जी को सुने, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है अर्पण जी। तो विजय जी ने बहुत अच्छी मुझे बात कही। जी, एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूं। विजय कुमार जी ने इस कहानी का कैसा प्रभाव रहा उन पर और तमाम लोगों पर इसकी चर्चा की। यह कहानी कैसे कई और वरिष्ठ रचनाकारों के मन में, उनके अवचेतन में समाई हुई है, बसी हुई है, इसका एक छोटा सा प्रसंग यहां पर रखते हुए मैं आदरणीय सत्यदेव त्रिपाठी जी के पास चलता हूं। वह एक प्रसंग छोटा सा है, सुनाता हूं। हाल ही में वर्ष 2020 में वरिष्ठ साहित्यकार ममता कालिया जी की एक संस्मरणात्मक पुस्तक आई, इसकी काफी चर्चा रही। अंदाजे बयां उर्फ रवि कथा, रवि कालिया जी, रविंद्र कालिया जी पर केंद्रित अंदाजे बयां उर्फ रवि कथा। इस पुस्तक में भी वे रविंद्र कालिया जी जब वागर्थ का संपादन कार्य संभालते हैं, इसकी बात वे करती हैं और इस संदर्भ में कुछ वागर्थ के कुछ अंकों की बात करती हैं और इस कहानी की चर्चा आती है। तो मैं उन वाक्यों को यहां पर पढ़ना चाहता हूं। ममता कालिया जी लिखती हैं, मैं कोट कर रहा हूं, रवि ने वागर्थ का संपादन संभाला और अपने कार्यकाल में कुछ अद्भुत कहानियां छापी, जैसे धीरेन्द्र अस्थाना की पिता, स्वयं प्रकाश की मंजू फालतू, मधु कांकरिया की और अंत में यीशु। यो कहानियों का श्रेय उनके रचनाकारों को जाता है। संपादक के हिस्से बस उतना यश आना चाहिए जितने प्रयास से वह अच्छी रचना संभव करवा लेता है। संपादक लेखक के लिए एक अनिवार्यता निर्मित करता है कि वह एक जानदार, शानदार कहानी लिखे, अन्यथा निस्तेज, निष्प्राण और निष्प्रिय कहानियों से तो संसार पहले से ही भरा हुआ है। आगे ममता जी लिखती हैं, वागर्थ के दो बहुचर्चित विशेषांक थे, अक्टूबर 2004 का नवलेखन अंक और दिसंबर 2005 का युवा लेखन अंक। दोनों ही अंकों ने धूम मचाई। कुछ एक कहानियां आज भी कौंध जाती हैं, जैसे कुणाल सिंह की सनातन बाबू का दाम्पत्य, मनोज पांडे की चंदू भाई नाटक करते हैं, राकेश मिश्र की राजू भाई .com, पंकज मित्र की बेला का भू, शर्मिला बोहरा जालान की बूढ़ा चांद, चंदन पांडे की परिंदगी है कि नाकामयाब है, वंदना राग की जागरण, उमा शंकर चौधरी की छुटकी, मनीषा कुलश्रेष्ठ की बिगड़ैल बच्चे,
महुआ मांझी की रोल मॉडल और अलका सरावगी की कहानी में नेल पॉलिश की भूमिका, कहानी में नेल पॉलिश की भूमिका। ये जानबूझकर हमने यह संदर्भ रखा। इसमें तमाम शर्मिला जी के समकालीन कथाकारों की कहानियों की चर्चा है और उन दो विशेषांकों की भी चर्चा है जिसमें यह कहानी भी, जिनमें से एक में यह कहानी भी आई और जिसकी चर्चा शर्मिला जी ने भी की। तो मुझे यह बात इसलिए यहाँ पर रखनी आवश्यक लगी कि कैसे हमारे अवचेतन में वो पढ़े हुए पाठ कहीं ना कहीं बने रहते हैं और किसी न किसी अवसर पर वे हमारी लेखनी से या हमारी जुबान से बाहर निकलते हैं। अब मैं सीधे सत्यदेव त्रिपाठी जी के पास वागर्थ में छपी थी। जी जी बिल्कुल, ये दो वागर्थ के 2 ही अंकों की बात ममता जी कर रही हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी, स्वागत। धन्यवाद अर्पण जी और शर्मिला जी, विजय कुमार जी। तो हमारे यहाँ एक दोहा है साहित्य में कि सत्व तत्व सूरा कही, तुलसी कही अनूठ। तो सूरा कह दिया शर्मिला जी ने और अनूठा कह दिया विजय जी ने, और बची खुची कबीरा कही। बची खुची तो अर्पण जी ने कह दी और कही सब झूठ। तो अब जो झूठ क्या है बात। वो आप लोग सुनिए। निर्देशक करता है बोलता नहीं, लेखक लिखता है बोलता नहीं, संचालक संचालन करता है बोलता नहीं, ये मुहावरे हमने सुने थे, सब आज झूठे पड़ गए। बोलने वाला होता है अध्यापक, जो टर करके मास भर जो पाए तनख्वाह, नाम उसी का मास्टर। तो वो अब मास्टर बोलने जा रहा है जिसके बोलने के लिए ख्याति है, तो दर्शकों श्रोताओं का क्या होगा आप ये सोच लीजिए। तो जैसे सबने नाटक से, कहानी से जुड़ने की बात कही, विजय जी ने कैसे कैसे पात्र चुने, तो उसमें मैं इस नाटक में कैसे आया, पहले मैं उसकी 2-3 मिनट में बात कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस नाटक में ना आया होता तो आज यहाँ ना होता। और इस नाटक में आना मेरा नाटक की मांग से नहीं हुआ, निर्देशक की मांग से नहीं हुआ, ये तुलिका की मांग से हुआ। नाटक रुक गया था, चाहे जिन कारणों से मैं नहीं जानता, और विजय जी हमारे बहुत करीब हैं, हम लोग बहुत घरेलू किस्म से रहते हैं, उसमें स्मिता भी जुड़ गई थी बाद में इन्हीं के कारण। तो एक परिवार जैसा था और बहुत सारा हमारे घर में बैठकें होती थी, बतरस हम करते थे, हर महीने एक संगोष्ठी करते थे, बहुत सारे लोग जुड़ते थे, अस्मिता विजय सब लोग उसमें भी आते थे। नाटक रुका हुआ था और जैसा विजय ने भी कहा कि एक बूढ़ा जो है वो बूढ़े का रोल करने आया, तो वो बूढ़ा मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा रहा होगा। अस्मिता ने वो रुके हुए नाटक के को लेकर के मुझसे धीरे धीरे जिद करनी शुरू की कि सर आप रोल करिए, रोल करिए, रोल करिए। मैंने ज़िंदगी में कभी बचपन में, स्कूलिंग में ज़रूर बहुत सारे नाटक हमने किए थे, जिस भी क्लास में नाटक हुआ सब में हमने भाग लिया था, लेकिन पेशेवर तरह से जो नाटक होता है रंगमंच से मैं 40 सालों से जुड़ा रहा, लेकिन कभी मैंने एक्टिंग के लिए कोई कोशिश नहीं की, ना किसी ने मुझसे कहा। लेकिन वो सिर्फ अस्मिता की जिद थी कि आप तो बने बनाए बूढ़े हैं, उसने कहा था कि आप बने बनाए बूढ़े हैं, बूढ़ा चाँद है, तो आप करिए। लेकिन मैं ना करता रहा, मुझे पता था कि मेरा ये काम नहीं है, मैं ये कर नहीं सकता। लेकिन बाल हठ जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ 3 हठ बड़े जोरदार कहे जाते हैं, उसमें एक बाल हठ है और एक त्रिया हठ है, तीसरा याद नहीं आ रहा है। तो ये बाल और त्रिया दोनों हठ हो गया, जिसके कारण मुझे वो करना पड़ा। तो विजय जी ने बहुत सारे घर आकर के बहुत सारे टिप्स दिए मुझे, बहुत सारे सुझाव दिए कैसे कैसे करना है, और मैंने उसी मजबूरी में वो नाटक किया। और मैं आज भी मानता हूँ कि मैंने उसमें कोई अभिनय नहीं किया, और ये बूढ़े की जो भूमिका है वो एक पूरक की भूमिका है। मतलब सारा नाटक आधारित है तुलिका पर, आपने देखा तुलिका का ही नाटक है, उसी के लिए है, उसी का किया हुआ है। तो नाटक में जब हम देखते हैं तो बूढ़ा वाला रोल जो है वो एक फिलर की तरह से दिखता है, लेकिन जब कहानी मैंने इत्तेफाक से पहली बार पढ़ी, जब ये आयोजन हुआ और आपने पीडीएफ भेजा, तब मैंने पहली बार कहानी पढ़ी। नहीं तो मैंने सिर्फ कहानी की नाट्यालेख ही पढ़ा था, नाटक वाली स्क्रिप्ट जो विजय कुमार ने लिखी थी,
उतना ही मैं उसके बारे में जानता था। ये पढ़ने के बाद जब मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि इस नाटक का कर्ता जो है वो बूढ़ा है, वो तो भोगता है, जो लड़की है, जो तुलिका है, सब कुछ भोग रही है। उसकी निर्मित कैसी है, क्यों है, ये शर्मिला जी ने भी बताया कि उनके पास एक लड़की थी। विजय जी ने कहा कि उनके पास 2-4 ऐसे बच्चे थे जिसने उनको प्रेरित किया, और एक वो लड़की थी जो बहुत करीब थी शर्मिला जी के, उनको प्रेरित किया। लेकिन आप देखिए दुनिया में तो ये द्वंद्व है। एक जो दुनिया बताती है वो जीना होता है, और एक जो व्यक्ति दुनिया के बताए बिना जीना चाहता है, जो स्वच्छंद किस्म की जिंदगी होती है। शाहिर ने बड़ा अच्छा कहा है, जो मेरी बड़ी प्रिय लाइन है। मैं तो चाहता हूँ कि सारी दुनिया को ये मैं दे दूं और वो रोज आदमी उसको सुनता रहे, बोलता रहे। मैं चाहता हूँ मेरे मोबाइल पे वो ध्वनि आए जब कोई मेरा फोन उठाए तो, लेकिन कोई लगाने को तैयार नहीं है। दुनिया की निगाहों में भला क्या है, बुरा क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा। ये जो बात है, यही तुलिका की मुख्य समस्या है। वो देखती है कि उसके घर में जो हो रहा है, सब लोग जो कर रहे हैं, जो 2 उदाहरण दिए अर्पण जी ने, ड्राइवर वाला और उसके मालिक वाला कार के, और दूसरा उदाहरण दिया पिता वाला और पिता के दोस्त वाला। एक तीसरा उदाहरण भी है अर्पण जी, जो उसके जीवन में उसके पहले आया, उसकी दादी जो उसकी माँ को गालियां देती थी। अब इन तीनों को आप देख ली, अब आप इन तीनों को देख लीजिए, तो जो संस्कार उसको मिले, जो परिवेश उसको मिला जिसमें वो बड़ी हो रही है, उसमें जब कोई गुस्से में आता है, जब कोई बड़े प्यार में आता है तो गालियां देता है। उसने वहीं से तो गालियां सीखी। इस दुनिया ने ही हमको सिखाया गालियां, और दुनिया ने गालियां सिखाने के बाद कहा कि गाली मत दो। तो जो दुनियादारी का ये द्वंद्व है, ये उस बच्चे की समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि बच्चे का मन साफ स्लेट होता है, उस पर आप जो लिख दीजिए इबारत, वही वो जान जाता है। वैसे कोई इबारत लिखी हुई लेकर के आता नहीं। तो दुनिया ने जो इबारत उसके स्लेट पर लिख दी, उसके मन पर लिख दी, जब उसने उसको करना शुरू किया तो दुनिया ने उसको रोकना शुरू किया। अब यही तेवर की बात आती है। एक बच्चा होता है, सारी दुनिया ऐसी होती है कि डांट दिया, चुप हो गया, मान लिया। पशुओं में भी ये होता है। हमने बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी पाले। कुछ ऐसे होते हैं कि हम उसको डांट देते हैं, सिखा देते हैं, वो हमारी बात मान लेते हैं, हमारे जैसे बन जाते हैं। कुछ एक मेरे जीवन में ऐसे पशु आए, एक कुत्ता हमारा यहीं बनारस में था, एक वहां था जिसने मुझे बहुत काटा भी। हमारे सारे सिखाने के बावजूद, मारने पीटने के बावजूद, वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं, अपनी वाली करते हैं। तो तुलिका उसमें है। जितना ही लोग उसको मारते हैं, जस जस भीजे कामरी तस तस गढ़ुअर होए, जितना लोग उसको मारते हैं उतनी वो बढ़ती जाती है और ज्यादा। लेकिन उसने देखा कि जायसवाल अंकल और पिता अगर एक दूसरे से गाली देके खुश होते हैं, जब उसने देखा कि गुस्से में ड्राइवर और उसका पिता गाली देकर के उसका गुस्सा रिलीज हो जाता है, उस गुस्से से मुक्त हो जाते हैं, तो उसने यही तो दुनिया से लिया कि वो जब गालियां देती है उसे बड़ा अच्छा लगता है। गालियां देने के बाद उसको नींद आ जाती है। ये तो उसको दुनिया से ही मिला है। फिर दुनिया उसे क्यों ऐसा कह रही है, यही कहानी है। और सही कहा शर्मिला जी ने कि इसका कोई इलाज दुनिया के पास नहीं है। जो लोग दुनियादार हैं वो ऐसे ही जिएंगे, वो जो भी सारे अत्याचार, सारे भ्रष्टाचार करेंगे, लेकिन अपने बच्चे से, छोटे से बच्चे से चाहेंगे कि वो बड़ा अच्छा आदमी बने। तो असल में ये समस्या तुलिका की नहीं है, ये तुलिका के माध्यम से दुनिया की समस्या है। कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से, ऐसी वाली इसकी बात है। तो शर्मिला जी ने उसमें ज्योति के रूप में बहुत अच्छी, मैं यही समझ रहा था, ये जानना चाह रहा था मैं, इसीलिए लेखक से, निर्देशक से बात करना बड़ा जरूरी होता है किसी भी रचना को लेकर के। मेरी तो ये पद्धति ही रही है कि पीएचडी क्या मैंने जिस ऑथर पर किया, उनकी जीवनी नहीं लिखी, मैंने परिचय नहीं लिखा उनका, सीधे उनसे जाके बातचीत कर ली, और जो बातचीत निकली वही थीसिस मैंने डाल दी। तो ये बातचीत करना बड़ा जरूरी है। तो उनके मन में उसके इलाज का, कि कैसे उसका वो मुक्त हो इस समस्या से, के लिए उनके मन में रविंद्र जी आए। कितनी बड़ी बात है कि रविंद्र जी आए। अगर उनकी उस सफेद दाढ़ी का वर्णन करती हैं, उस सफेद दाढ़ी कहाँ से आई ये हमें जानना बड़ा जरूरी था। आज समझ में आ गया कि वो रविंद्र जी की सफेद दाढ़ी थी।
ऐसा ही कोई पुरुष। तो खैर वो बूढ़ा तो रविंद्र नहीं हो सकता, लेकिन उस बूढ़े ने इतनी बात समझ ली कि इस बच्ची की समस्या डांट करके, फटकार करके या फिर उपदेश दे करके, यहाँ हमारे यहाँ उपदेश की दुनिया, हमारी उपदेशों की दुनिया है। हर बड़ा आदमी, अपने बड़ा उम्र में बड़ा आदमी अपने छोटे वाले को उपदेश देने का हक रखता है, ऐसी ये दुनिया चलती है। और उसने जान लिया, शर्मिला जी ने उसको जनाया। साहित्य की भाषा में जो बूढ़े का इसमें आना है वो उसे हम फैंटेसी कहते हैं, फंतासी कहते हैं, जो जीवन में नहीं है मगर हम उसको गढ़ लेते हैं, इसीलिए वो सपने में आता है, इसीलिए वो सामान्य जिंदगी में नहीं आता, क्योंकि वो आदमी है ही नहीं, वो एक ख्वाब है, वो एक सपना है, वो एक फैंटेसी है। और ये फैंटेसी ही असल में जीवन में ऐसा बूढ़ा है नहीं, जीवन में इतना सहनशील कोई बहुत मुश्किल से मिलेगा। और इस तरह के अगर वो जीवन में दिन में उससे मिलता, जागते मिलता, तो जागते की दुनिया सपनों की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। जागते की दुनिया में ऐसा कुछ कर नहीं सकता, ये सारे सपने सपनों से ही आते हैं, इस तरह के आइडियाज, दुनिया को बदलने की चीजें। तो ये बड़ा चस्पा हो गया मामला कि वो सपने में उसके यहाँ जाती है और वो समझ गया है कि इसे हम उपदेश दे करके, इसको हम डांट फटकार करके, सजा दे करके, सिखा करके नहीं सीख सकते। किसी के को सुधारने के लिए, किसी को बदलने के लिए, किसी से प्रेम करने के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि वो व्यक्ति जैसा है आप पहले वैसा बन जाइए। किसी को अपना बनाने के लिए आपको उसके जैसा होना पड़ता है। बूढ़ा गाली नहीं देता, मगर वो कहता मैं तो गाली देता हूँ। कौन कहता मैं गाली नहीं देता? मैं भी गाली देता हूँ। और जब वो गाली देने लगती है तो बड़े सलीके से उसको बदल देता है और फिर उसे प्यार सिखाता है कि तुम जिसको प्यार करती हो उसे गाली कैसे दे सकती हो। हालांकि उसका प्रतिपक्ष बहुत अच्छी तरह से उसमें बच्ची ने रखा है कि हम जिसको प्यार करते हैं उसे गाली नहीं देंगे तो किसको गाली देंगे। ये प्यार की बड़ी अंतिम परिभाषा है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसे आप गाली दे सकते हैं, मार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, प्यार में सब कुछ समाहित है, ये उसने कहा। लेकिन बूढ़े ने अपनी बात कह दी और धीरे 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 वो उसको इसी इलाज के माध्यम से, वो जो कहती है उसको हाँ कहता है, उसके किसी बात से इनकार नहीं करता। ऐसे बच्चों को सुधारने का यही तरीका है, वो चाहे चिकित्सकीय हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक चिकित्सा से हो, चाहे जिससे हो, इससे बड़ा इलाज उसका है नहीं, क्योंकि ये बीमारी मन की है, ये बीमारी तन की है ही नहीं। तो पहले उसके मन को संतुष्ट कर दो, वो जो चाहता है उसको दे दो। वह ने कि कबीरा छुधा है कुकरी करत भजन में भंग, ताको टुकड़ा डारी दे भजन करो निसंग। उस लड़की को जो चाहिए, गालियां जिस तरह से वो जीती है, उसको जीने की आजादी, उसी तरह से उस पर रोक मत लगाओ, उसे टुकड़ा डाल दो। बूढ़े ने उसकी वाली करने के नाम पर उसे टुकड़ा डाला और बड़े करीने से, बड़े सलीके से, बड़ी सफाई से उससे वो करवाता गया जो वो करता है। इसीलिए मैंने कहा कि नाटक में बहुत कम डायलॉग्स हैं, उसके बहुत कम संवाद हैं, एक एक शब्द के हैं, वो लंबा बोलती है और वो तो एक वाक्य दो वाक्य बोलता है। मुझे करना इसीलिए आसान हो गया, पढ़ना इसीलिए आसान हो गया, मुझे करना मुझे कठिन इसलिए हुआ कि लंबे लंबे संवाद के बाद मुझे दो वाक्य बोलना है और वो मेरी जब तक सुर बने तब तक दो वाक्य खत्म हो जाते हमारे। तो हमें ना अभिनय का मौका था ना संवाद का मौका था, लेकिन अभिनय और संवाद की उस बूढ़े के पात्रत्व को जरूरत नहीं है। उसकी रचना ऐसी है कि जैसे विजय ने बहुत बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि उसका होना ही उसका करना है। लड़की को करना भी है, होना भी है, लेकिन हमारा बूढ़ी की निर्मित ऐसी है, बूढ़ी की संरचना ऐसी है, उसका विधान ऐसा है उसमें कि वो सिर्फ रहे और एक ही उसका टैक्ट है कि उसकी हर बात को मान लो, और जब वो मान करके तुम्हारी बात सुनने लगती है तो फिर उससे अपना करवा लो। दुनिया की शर्तों पर, मार्क्सवाद का एक सिद्धांत है कि प्रतिपक्ष की शर्तों पर प्रतिपक्ष में घुस जाओ और फिर उससे अपना पक्ष करवाओ, यही तकनीक है और यही तकनीक वो बूढ़ा अपनाता है, तो इसमें वो सफल होता है। तो इस फैंटेसी के माध्यम से उसने उसको सुधारा, उस लड़की को। और ये जो उपदेशों की बातें हैं, बड़ों की बातें हैं, इसको लेकर के सारे लोगों ने उसका विरोध किया है कि इससे दुनिया चलती नहीं। जो सामान्य मन होता है, एक सामान्य जीवन होता है, उसे दुनियादारी उसके ऊपर थोपी नहीं जा सकती। वो राजेश रेड्डी का एक शेर है ना कि बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है, वो मेरे मन में बैठा हुआ कोई मासूम सा बच्चा
बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो ये बड़ों की दुनिया इतनी दुनियादार है, इतनी ज्यादा जंजाली है वो दुनिया, कि वो उसका निर्मल मन उसमें जाता नहीं। अब एक बात मुझे और बड़ी अच्छी लगी कि विजय ने उनसे कहा कि आप इसका अंत बदलिए, और उन्होंने अंत क्या बदला? हम जब नाटक करते थे तो उसमें वो ये हरसिंगार के फूल जो उसमें आते हैं, मतलब हरसिंगार का उसे पता नहीं है, एक बड़ी खुशबूदार और बहुत मशहूर फूल है, वो छोटी बच्ची है, उसको पता नहीं है। हरसिंगार को इसमें प्रतीक के रूप में मान लिया गया है, उसकी सुधार का, उसकी स्वच्छता का, उसकी महक का, जैसे उसकी जिंदगी महक जाए, उसकी जिंदगी स्वच्छ हो जाए, उसकी जिंदगी में सारी सारी खुशबू आ जाए, उसी हरसिंगार को लेकर के अब चाहे विजय ने उसका आइडिया निकाला हो, चाहे जिसने वो आइडिया निकाला हो, हम लोग अंत में वो हरसिंगार के फूल अंजलि में लेकर के और उसको दर्शकों की तरफ ऐसे मतलब अर्पित करते थे दर्शकों को, और हाथ जोड़ लेते थे। यहाँ वो जाकर के कहानी खत्म होती है, नाटक खत्म होता है। इस पर हमारी कभी चर्चा न हुई विजय से कि जैसे आज पहली बार मैंने सुना कि विजय ने शर्मिला जी से कहा कि आप इसका अंत बदलिए। तो कहानी का अंत यह है कि जो उसका दोस्त है मुकुल, जो अपनी पत्नी की सहेली के साथ घूमता है, दुनियादारी की नजर में ये गलत है, लेकिन वो तुलिका की नजर में ये सही है। अगर वो दोनों चाहते एक दूसरे को तो घूमे, चाहत पर भी कोई बंधन नहीं है, जैसे उसकी गाली पर, उसके रहन सहन पर कोई बंधन नहीं है। फिर उसको तो विरासत मिला है, अगर दादी गाली देती है, पिता गाली देता है, उसके दोस्त गाली देते हैं, वो गाली क्यों नहीं दे सकती? तो इस तरह से जो सारी की सारे जो सारा का सारा तुलिका का प्रोसेस है, वो एक जो जीवन में जो हमारे दुनियादारी में जो हमारे होता है वो है, और उसको जिस तरह से इसको इन्होंने बदला है शर्मिला जी ने, वही तो रचना है। असल में बाकी जिंदगी है, मगर जो उसका इलाज है, जिस तरह से उसको मोड़ती हैं, बूढ़े के माध्यम से मोड़वाती हैं, यही रचना है। तो यथार्थ के साथ जो एक सपने का तालमेल होता है, पहले आदर्श कहा जाता था, आदर्श जीवन में पूरा नहीं हो सकता, सपना कभी पूरा भी हो सकता है, आदर्श यथार्थ के बड़े द्वंद्व हुए, तो इसे हम आदर्श नहीं कहेंगे, मगर इसे हम कहेंगे एक संभावना। वो संभावना जो है वो करके दिखा दिया गया, और नाटक और कहानी की चर्चा हुई, जिससे विजय ने कहा कि ये तो बिल्कुल कहानी के रूप में नाटक है। एक बात मुझे बड़ी फनी लगी विजय, कि तुमने प्रेमचंद का उदाहरण भी दिया कि इतनी अच्छी कहानियां उपन्यास लिखते हुए जब उन्होंने नाटक लिखा तो उस नाटक को कोई चिमटे से भी नहीं छूता, और ऐसे ही कथाकार से तुम कह रहे हो कि नाटक लिखो, तो चाहते हो कि वो नाटक लिखे और कोई चिमटे से भी न छुए? तो किसी ने कहानी लिखी और उसमें नाटक समा गया, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जब प्रेमचंद नहीं कर पाए, हो सकता है प्रेमचंद नहीं कर पाए, शर्मिला जी कर पाए, तो तुम्हारा सुझाव भी बड़ा अच्छा है, शर्मिला जी कोशिश करके देखें। प्रेमचंद का इर्द गिर्द और प्रेमचंद का जो नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि प्रेमचंद के इर्द गिर्द जो संसार समझ गया। हाँ, वो नाटक के तकनीकी पक्ष से उस तरीके से, मतलब तो तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया, तुम्हारे कहने का मर्म मैं बता रहा था। मतलब तो सही है, तुम्हारी गुडविल है कि जब आदमी बिना सीखे इतना अच्छा कर लेता है, तो सीख के करेगा तो कितना अच्छा करेगा, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि जब वो सीखेगा तो जो अच्छा कर रहा था वो भूल जाएगा। ऐसा कई बार हो जाता है। तो जब कहानी लिख रही है शर्मिला जी जो कहानी लिख रही है उसमें इतना नाटक भरा हुआ है, तो जब नाटक लिखेंगी तो कितना नाटक भरा हुआ है। मगर तुम जो वाक्य बोल रहे थे ना कि जब ये नाटक करेंगे तो उसमें कहानी होगी, तो तुम खुद ही गड़बड़ा गए थे बोलते हुए। तो रचना का ऐसा होता है कि कुछ भी जरूरी नहीं है कि रचना कैसी हो। जब हम लिखने लगते हैं तो हम जो सोच के लिखते हैं वही नहीं लिखते। महादेव ने बहुत अच्छा कहा है, मैं अपने ही बेसुधपन में लिखती हूँ, कुछ कुछ लिख जाती। लिखने का प्रोसेस ये है, प्रक्रिया ये है कि जरूरी नहीं है कि आपने लिखना जिस तरह से जो सोच के शुरू किया अंत आपका उसी तरह का हो। रचना की ताकत होती है, कला की ताकत होती है कि उसको अपनी तरह से मोड़ ले जाती है। जैसे जिंदगी होती है, आप जो सोच करके जिंदगी जीना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसी तरह से उसको जी लें। जिंदगी आपसे बदलवा देती है। माटी कहे कुम्हार से तू का रू दे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रू दूंगी तुम्हें।
तो जिंदगी रूप हाँ। देती है, इरादे उसमें सफल नहीं होते। तो कला की एक नियति होती है, एक प्रकृति होती है, एक नियत होती है, इरादा होता है, वो अपने से बहुत कुछ करवा लेती है। हमें ये मान के भी चलना चाहिए कि जैसे शर्मिला जी ने जिस तरह से अपनी बातें कही, उससे ये लगा कि उनके मन में स्फुलिंग तो थे, चिंगारियां तो थी, लेकिन उसको आग बनना, उसको ज्वलनशील कराना उस रचनात्मकता ने करवा लिया उनसे। ऐसा करवा लेते हैं। मैंने वो फनी बात कही तो मैंने कहा ही, उसको बुरा मत लगाओ उसका, या उसको उत्तेजित नहीं, मत मेरा करो। तो ये प्रेमचंद अब का बोलिए। उदाहरण हमारे सामने है। हाँ नहीं, बोलो मैं कुछ बोलो। कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में, आप बोल लें उसके बाद बात करता हूँ। हाँ नहीं बोल दो, मैं मुझे क्या, मैं फिर नहीं, बोलूंगा, मेरा मेरा तो तो काम है ये ये बोलना, इतनी मानना रोटी खानी। है कि साहित्यकारों से नाटक के लोगों का, जो हिंदी के पट्टी के लोग हैं और हिंदी में लिखने वाले हैं, एक अलगाव विलगाव रहने की वजह से, और नाट्य साहित्य के लोगों का, मतलब साहित्य के लोगों का नाट्य दलों से सीधा संपर्क नहीं रखने की वजह से ऐसा हुआ कि हिंदी में नाटक आए नहीं। और जिन जिन लोगों ने नाट्य दलों से, जो साहित्यकार नाट्य दलों से जुड़कर नाटक लिखे, वो सब विलक्षण नाटक आए, जो भी 10-12 नाटक है। आप मेरे चाहे सामने आप शंकर शंकर श्रेष्ठ का शेष की उदाहरण बात कर है, ले, लक्ष्मी मेरे नारायण लाल सामने की बात शंकर कर श्रेष्ठ ले, का मोहन उदाहरण है। राकेश की बात हाँ, कर ले। मोहन राकेश, ये हमारे सामने की बात है कि आविष्कार से जुड़ करके शंकर श्रेष्ठ नाटक लिखा करते थे। हाँ। रोज उनकी बैठकें होती थी, जिसमें दुबे जी हुआ करते थे, आविष्कार के अरविंद देशपांडे हुआ करते थे, सुलभा जी हुआ करती थी। तो उनका जो नाटक बना वो बिल्कुल अलग चीज है। जो ये साहित्य और जो नाटक वालों से साहित्यकारों की जो दूरी है, उसके भी तमाम कारण है। वैसे ही कारण है जो दूरी तुलिका और उसके माता पिता में है, उसी तरह की दूरी नाटक और साहित्यकारों में भी थे। लेकिन इस युग ने अब उसको भर दिया है, और तुम्हारे जीवन ने, हमारे जीवन ने, जो हम दो यहाँ मजबूत मौजूद हैं, वो तो हमने सिद्ध किया है कि हम नाटक वालों से जुड़ के रहे। हम समीक्षक थे तो हमेशा उन लोगों के आसपास, उनके बीच रहते रहे, उनके बीच से ही निकाल करके अपनी बातें कहते रहे, और तुम भी उस तरह से जुड़ते रहे हो। शर्मिला जी आज नाटक से जुड़ी हैं, अगर उनके मन में आए और उन्हें लगे कि हाँ वो नाटक उन्हें लिखना, तो नाटक लिखें। मैंने ये बात फनी ढंग से कही कि प्रेमचंद का उदाहरण हमारे सामने है, और हम मेरा तो मानना है सर कि नाट्य विद्यालयों में जितना जरूरी नाटक के बाकी विधाओं के प्रशिक्षण है, उतनी ही जरूरत है उस तरीके से नाट्य लेखन का एक ये होना, पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट होना। तभी चीजें बदलेगी। नहीं तो अभी हम उधार लिए हुए चीजों पे चल रहे हैं और अतीत के भूत से हम छूट नहीं पा रहे हैं। जितना देखिए, जो भी है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है या कोई भी थिएटर इंस्टीट्यूट्स हो या ग्रुप्स हो, आपको बस बाहर की तरफ देखना पड़ता है, या महाराष्ट्र या गुजरात या अपना क्या कहते हैं बंगाल की तरफ देखना पड़ता है जब भी नाटक करना होता है। हिंदी में कितने नाटक हैं, गिने चुने हैं। हिंदी में कितनी कहानियां हैं, कितने उपन्यास हैं, कितने रिपोर्टाज हैं, यात्रा वृतांत हैं, भरे पड़े हैं, पर उनको हमने अपनाया कहानी नहीं। के साथ सुखद पक्ष ये भी हुआ, इस कहानी के साथ सुखद पक्ष ये भी हुआ कि जैसे आपने कहा कि दो केंद्र हैं रंगमंच के, बंगाल और महाराष्ट्र। तो ये कहानी जन्मी बंगाल में और खेली गई महाराष्ट्र में, तो ये दोनों केंद्रों से कहानी जुड़ जाती है। जब आप लोग बात कर रहे थे तो मुझे ये सुखद संयोग ख्याल में आया था। तो खैर, बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ, तो ये मतलब ये कहानी का संयोग है कि उपजे ही अनत अनत सुख लही, ये अनत नहीं उपजी, उपजी भी नाटक के केंद्र में। हो सकता है और दोनों जगह, शहर में रहने दोनों का, जगहों की भाषा में नहीं है, एक अलग भाषा में। हाँ, दोनों जगहों की, दोनों जगहों की भाषा में, बिल्कुल अलग अलग सी भाषा में है। हाँ हाँ, तो जो आपने अंत कहानी का किया था कि हम अंजलि हरसिंगार की देते हैं, तो वो हरसिंगार का जो प्रतीक इसमें आया है, क्योंकि हरसिंगार से ही वो उसको मोड़ता है। जब वो हरसिंगार नहीं जानती तो कहता है कि शर्म की बात है कि तुम हरसिंगार नहीं जानती हो, और हरसिंगार वो प्रतीक बन करके आता है उसकी भावनाओं का, उसके बदलाव का, और उसी को हम आपने अर्पित करवाया उसको। क्योंकि मैं तो नाटक में बाद में जुड़ा, सब कैसे बना इसकी मुझे कोई कहानी मालूम नहीं है। बने बनाए को मैंने आकर के खा पी लिया, जी लिया, बस वो है। तो मेरे ख्याल से जो बातें होनी थी वो सारी हो गई हैं, और रचनाकार, निर्देशक, नाट्य संसार वाला, और एक तरह से अभिनेता में तो अस्मिता नहीं आई। उसके बाद बहुत जरूरी है कहने की,
जो तुलिका का चरित्र है वो कहीं न कहीं अस्मिता का भी है। उसके जीवन को हमने खूब देखा है, वो समझौता नहीं करती। अब कितने समझौते उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं किए हैं, दुनियादारी को कितने तोड़े हैं, ये वो होती आज बताती तो ज़्यादा अच्छा लगता। वो हमारे मुँह से अच्छा नहीं लगेगा और दुनियादारी के अंदर से अच्छा भी नहीं है। मगर एक बात मैं बताऊँगा कि बड़ी अच्छी वो फ़िल्म कर रही थी सुशीला मुखर्जी के साथ और सुशीला मुखर्जी किसी काम करने वाले उसमें जो बॉय होते हैं, स्पॉट बॉय होते हैं, उनके साथ उन्होंने कोई ऐसी मतलब ज़्यादती की, बातें की कि अस्मिता ने विद्रोह कर दिया और उनसे वहीं मंच पे शो पे वहाँ सेट पे लड़ाई हो गई। उसे फ़िल्म छोड़ देनी पड़ी क्योंकि वो हीरोइन थी, इसका छोटा-सा पार्ट था। मगर फ़िल्म छोड़ने की कीमत पर भी उसने वो विरोध किया। जो बातें थोड़ी-सी विद्रोही किस्म की दुनियादारी को तोड़ने की, दुनियादारी को सँभालने की, मनुष्यता को बरकरार करने की जो एक लगन होती है, जो एक जज़्बा होता है, ये जज़्बा उसके अंदर था इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा बोलने में संकोच उसको भी नहीं है। मतलब हम उसके बुज़ुर्ग हैं, सारी रिस्पेक्ट करेगी, सारा सम्मान करेगी, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो वो कहने से गुरेज़ नहीं करेगी। तो कहीं न कहीं तुलिका का जो टेम्परामेंट है, जो उसका मानस है, उससे उसका मानस मिलता है और एक्ट्रेस तो वो कमाल की है ही। विजय ने जो चुनाव किया था वो इतना अद्भुत था। शायद हो सकता है विजय ने कहा नहीं, हम देख कर के ऐसा समझते हैं कि कहानी उन्होंने पढ़ी होगी जब तो तुलिका के लिए अस्मिता उनके मन में उभरी होगी। तमाम निर्देशकों ने मुझे बताया है कि वो नाटक पढ़ते हुए उनके मन में अभिनेता और चरित्र जो है उभरते हैं कि इसके लिए कौन फिट होगा, कौन फिट होगा। वो मिले ना मिले अलग बात है। जो पहला दृश्य है 10-12 मिनट का अकेले है वो मंच पर, हम लोग उसको नाटक की भाषा में कहते हैं कि वो एक्टर, वो अभिनेता, अभिनेत्री जो दृश्य को होल्ड कर ले, दृश्य को पकड़ के रखे। 12 मिनट 13-14 मिनट वो अकेले मंच पर रहती है और हमने उसे 1000 के ऑडियंस में जबलपुर किया, जहाँ विजय ने सिर्फ जबलपुर का शो नहीं देखा है, आपने मलाड का भी शो देखा है जब हम नरेंद्र दास खंडवाला कॉलेज में करने गए थे और वो कोटेबल चीज़ है, उदाहरण की चीज़ है। निर्देशक की जो गरिमा होती है, जो कौशल होता है, उसका उदाहरण भी है कि कॉलेज में नाटक होना था, हम इनवाइटेड थे, सूचना में कोई गलती हो गई, घंटी बज गई, सारे बच्चे भाग गए। और हॉल इतना बड़ा था कि 1000 के बैठने का हॉल था और बहुत बड़ा मंच था। अब क्या करें हम? कोई बैठ के सुनने वाला है ही नहीं, हार्डली 25-30 लोग थे। विजय वहां आप मौजूद थे और आपने कहा कि मंच इतना बड़ा है कि हॉल में किसी को बैठने की जरूरत नहीं है और मंच के एक पार्ट पर आपने हम दोनों को ले जाकर के बता दिया कि यहाँ से एंट्री लो, यहाँ से आओ और यहाँ तुम लोग इतने में ही कर लो और बाकी मंच पर जो 25-30-40 लोग बैठे हैं वो बैठ जाएंगे और वो कंपैक्ट शो हो गया। तो ये था। तो हमने जब जबलपुर जैसे शहर में, भोपाल में जब हमने नाटक किया तो वहाँ हजारों के ऑडियंस थे और हमने ऐसे भी नाटक किए जो मलाड का एग्जाम्पल है, जहाँ 20-25 नाटक थे, 20-25 लोग थे, लेकिन शो कंपैक्ट हुआ। तो हमने जितने भी हमने क्लासरूम्स में शोज किए हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में हमने शो किया, हमने अपने बतरस के एनुअल डे पर, वार्षिकोत्सव पर शो किया। लेकिन चाहे वो छोटी जगह शो हो रहा हो, चाहे बड़ी जगह शो रहा हो, ये नाटक ऐसा है जो सब में समा जाता है। अगर 1000 की भीड़ है तो 1000 में फैल जाता है और अगर 25-30 की ऑडियंस है तो उसमें भी वो भरपूर वो अट जाता है, उसमें समा जाता है वो। तो ये इस नाटक की बहुत सारी खासियतें हैं और यही मुझे लगता है कि इस रचना को सलाम करना चाहिए, रचनाकार को सलाम करना चाहिए, उस निर्देशक को भी जिसने इसको प्रस्तुत किया और जरूर अर्पण जी को भी कि उन्होंने इसको हम वो मंच पर रखा, इस तरह से बड़ी सफाई से हमको मौका दिया। हम लोग उनके भी शुक्रगुजार हैं कि जो जिंदगी हमने 12-14 साल पहले मंच पर उसके साथ जी, आपने कल फिर हमें उस अनुभव से गुजरने का मौका दिया। और जो हमारी टीचर्स की जो बड़ी आदत होती है कि बहुत बोलते हैं, आज आपने बोलने का भी मौका दिया और रिटायर होने के बाद 5-6 साल से बोलना बहुत कम हो गया है, जब कोई बुलाते हैं सभी बोलते हैं। तो हमारे लिए बड़ा स्वर्णिम अवसर होता है, किसी ने बोलने के लिए बुलाया तो सही। तो इसलिए आप लोगों को इतनी देर सुन के मैं वैसे होता तो ऊब जाता, क्या लोग बोलते जा रहे हैं और मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन आज तो बोलने की ख्वाहिश थी कि भाई चलो एक मौका मिला है, उसको हाथ से गंवाओ मत। तो बैठ करके सारा सुना और जो उड़ेला हमने आपके सामने वो आपको न जाने कैसा लगा, ऑडियंस को कैसा लगा। कुल मिलाकर ये कि आज एक और इस नाटक का अंग पूरा हो गया जो बहुत जरूरी है कि
साकी शराब दे दे कह दे शराब है। हमने नाटक वाह। पढ़ा, हमने नाटक खेला, मगर 10-4 लोग मिलके बात कर रहे हैं, हमने जो उसका साझा किया एक दूसरे को, वो कह दे शराब है वाला सुख आज हमको मिला कि लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ और लोग सुन रहे हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको ये अवसर दिया और बड़ा मजा आया, बहुत खुश हुए। अब आपको जो आगे जी किस तरह से बात बढ़ानी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यदेव त्रिपाठी जी। और जब बनारस में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इन तमाम रसों को न उड़ेलेगा तो बात बनेगी नहीं। तो आपने वह सब संभव किया, बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से सारी बातें एक एक करके आई, सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, और आप स्वयं दोनों ही तरह से जुड़े हुए हैं, बतौर नाट्य समीक्षक भी माफ कीजिएगा कुछ खांसी की प्रॉब्लम है, और बतौर अभिनेता भी, और बड़ी ही गहराई में बतौर अध्येता भी आपने तमाम वे बातें की जो आवश्यक थी। इस तरह से तूलिका और बूढ़े के बीच का जो एक संबंध है, और वह भी कितने कितने मजे की बात देखिए कि जो बूढ़ा तूलिका को अपना गाली गुरु बनाता है, अगर वह उसमें उतना इन्वॉल्व नहीं होता उसके साथ, तो बाद में जैसे जैसे वह ठीक हो रही है या उसके रंग में रंग रही है, तो वही तूलिका उस बूढ़े को अपना फुल गुरु भी बनाती है और उन पात्रों की ओर जाती है जहां उसे लगता है कि इसको हम गुलाब दें, इसको यह करें। तो कैसे दोनों एक दूसरे से सीखते हुए बदल रहे हैं, या हम यह कहें कि बूढ़ा सीख रहा हो, सीखना ही कह सकते हैं, या उसका अभिनय भी कर रहा हो अपनी परिपक्वता में या अपने उम्र दराज होने के उस अनुभव के बीच कहीं ना कहीं एक बच्चे बनने की जो एक सहज उसका जो कौशल है उसके साथ, मगर उससे एक तरफ वह लड़की गाली गुरु बनती है और दूसरी तरफ वह बूढ़ा, वह जो बूढ़ा है लड़की के लिए फुल गुरु बन जाता है। तो ये इस तरह से बड़े ही यह शिल्प दिखाई पड़े या न पड़े, मगर बड़े ही रोचक ढंग से यह सारी बुनावट हुई है, बड़ा अच्छा लगता है। और अब हम मित्रों उस समय, जब हम उस समय की बात कर रहे हैं जब यह कहानी विजय कुमार जी पढ़ रहे हैं और शर्मिला जी को पत्र लिख रहे हैं और क्रमशः पटना में और अन्य जगहों पर उसके मंचन हो रहे हैं, तो वे सब चीजें शर्मिला जी ने संभाल कर रखी हुई हैं। संभव है और उनके पास भी हो, तो वे चीजें हमें मिली हैं। तो एक बार हमारा मन कर रहा है कि उन कटिंग्स को भी हम देखते चले, और उस पर भी विजय कुमार जी कुछ कहना चाहें तो स्वागत है, अच्छा ही लगेगा। तो ये हम कुछ कटिंग्स उस समय की देखते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए मित्रों, यह पत्र है, यह वह पत्र है जो विजय कुमार जी लिख रहे हैं। अब देखिए कितनी मतलब इनसे गुजरना कितना अच्छा लग रहा है। मैं एक बार कोशिश करता हूं, शायद स्क्रीन पर है तो उस तरह से पढ़ने में ना बने, मैं एक बार कोशिश करता हूं। यह पत्र वर्ष 2004 में लिख रहे हैं, वो पत्र लिख रहे हैं निर्देशक लेखक को विजय कुमार जी लिख रहे हैं शर्मिला जी को। 23 जुलाई 2004 मुंबई से। मैं पढ़ता हूं। शर्मिला जी नमस्कार, मैं एक पाठक हूं, आपकी कहानी पढ़ी, बहुत अच्छा लिखा है आपने। स्वप्न और यथार्थ में बहुत अच्छे तरीके से तालमेल किया है। तोलिका आपके इर्द गिर्द है क्या? अगर है तो आप उसके बारे में जरूर लिखें। मैं एनएसडी का पूर्व छात्र रहा हूं, नाटक निर्देशित करता हूं, इसकी नाट्य प्रस्तुति, और आगे मैं इसको बढ़ाता हूं जी, इसकी नाट्य प्रस्तुति करना चाहता हूं, आपकी अनुमति चाहिए। 1 मिनट समय दीजिएगा, आगे पढ़ता हूं। आपकी अनुमति चाहिए। पटना में सितंबर, वो थोड़ा सा हिस्सा पीछे जा रहा है। विजय जी जुड़े हुए हैं?
पटना में सितंबर में इसे आप देख सकती हैं, आप वहां आए। तो इस तरह से यह पत्र जो एक माध्यम बनता है, एक सेतु बनता है लेखक और निर्देशक के बीच, और ये तमाम अलग अलग जगहों पर हुए मंचन के कटिंग्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं प्रेस कवरेज। और शायद विजय जी हमसे अभी नहीं डिस्कनेक्ट हो गए हैं। खैर, ये अलग अलग कुछ जो उस अवसर को वर्ष 2004 पावस नाट्य महोत्सव, उसमें भी यह कहानी मंचित हुई। ये तमाम वे जो कटिंग्स हैं आज हमें शर्मिला जी के सौजन्य से प्राप्त हुए, और यह देखकर कितना अच्छा लगता है कि लेखक अपनी रचना के साथ और उससे जुड़ी तमाम इस तरह की जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसके साथ कितने अपनत्व से और कितनी तल्लीनता से जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ कटिंग्स थे जो हमने यहाँ पर रखे। शर्मिला जी, विजय कुमार जी किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी तो कहें, फिर हम लोग इस कार्यक्रम को समेटेंगे भी। जी शर्मिला जी। जी अर्पण जी, तो त्रिपाठी जी ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्याख्या की, और ऐसा अनुभव हो रहा था कि कक्षा में भी सुन रहे हैं त्रिपाठी जी को। सारी बातें जिस तरह से उन्होंने शेर के माध्यम से, प्रेमचंद के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, तो ये बहुत अच्छा सब अनुभव रहा। और मैंने तो तुलिका को एक ही बूढ़ा दिया, लेकिन विजय कुमार जी ने 3 बूढ़े दे दिए। तो विजय कुमार, प्रमोद सचान और सत्यदेव त्रिपाठी जी। तो तुलिका जो है उसकी यात्रा जारी है, और न जाने तुलिका को और कितनी कैसी गहरी समझ और लगाव जैसे व्यक्तित्व जीवन में मिलेंगे। यह परिचर्चा बहुत अच्छी रही, बहुत सारी बातें जानने को मिली जो कि मुझे मालूम नहीं थी। मैंने तो सिर्फ कहानी लिखी थी, लेकिन उसका रूपांतर करने में इन लोगों के कैसे कैसे अनुभव रहे, कहानी का कौन सा पहलू इन्हें बहुत ज़्यादा उनको टच किया, और सारी बातें, ये सब जानना मेरे लिए बहुत ही सुखद था। तो अर्पण जी आपका बहुत आभार, त्रिपाठी जी का बहुत आभार। विजय जी जा चुके हैं, लेकिन उनका भी बहुत बहुत आभार। जी शुक्रिया शर्मिला जी। और मित्रों, हमें खेद है कि आज हम लोग अस्मिता शर्मा जी को और प्रमोद सचान जी को नहीं सुन पाए। कभी किसी और अवसर पर इस कहानी को लेकर और इसके मंचन को लेकर जो उनके अनुभव हैं उसे हम जरूर सुनेंगे। और देखिए, खुशी की बात है कि विजय कुमार जी जुड़ गए हैं। जी विजय जी, हमने कुछ कटिंग्स दिखाए थे और आपका वह पोस्ट कार्ड भी दिखलाया जो आपने शर्मिला जी को लिखा था। तो कुछ उन दिनों को याद करें, कुछ और कहना चाहें कंक्लूडिंग रिमार्क के रूप में। विजय जी कुछ और कहना चाहें कंक्लूडिंग रिमार्क के रूप में। नहीं जुड़ पा रहे हैं, चलिए। जी विजय जी सुन पा रहे हैं? नहीं, मैं शर्मिला जी को सुनना चाहूंगा। मुझे जो कहना था जी 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 आपकी आवाज कुछ कट के सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ अर्पण जी, हेलो। हाँ अर्पण जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? आवाज कुछ कट रही थी जी, कहें प्लीज। नहीं, सबकी आवाज मैं तो कट रही ये है, कह रही समापन हूँ कीजिए, कि सारी बातें हो गई। मैंने कहा इतना सब कुछ हो गया, सब सारी बातें साफ, काफी वक्त हो गया है। तो जी जी बाकी जी। जो सफर रहा अपने आप में बढ़िया रहा, सुखद रहा। और ये अच्छी बात है, कुछ अच्छा घटा, कुछ बेहतर हुआ है, तभी तो आज उसकी याद करके हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और एक खास बात, आप कुछ देर के लिए कट गए थे जब शर्मिला जी कह रही थी विजय जी, वह यह कि मैंने इस कहानी को 1 बूढ़ा दिया, मगर विजय कुमार जी ने इस कहानी को 3 बूढ़े दिए। स्वयं विजय कुमार, प्रमोद सचान और सत्यदेव त्रिपाठी। तो बहुत ही रोचक बातचीत हुई। वैसे मैं पैदाइशी बुजुर्ग हूँ, हालांकि मैं इसमें बूढ़े का रोल किया नहीं था, पर मुझे अभी भी लगता है कि बूढ़े के रोल में जो है ना, बूढ़ा जो है
वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी की जो है ना चाबी वही उसके हाथ में, उसी के पास है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बहुत बड़े बड़े बिल्कुल जो लेखक हैं, गोर्की ने थ्री सिस्टर्स में एक कैरेक्टर रचा है सोलियोनी। वो पूरे नाटक में एक स्पीच बोलता है और कुछ कुछ टिप्पणियां करता है, बक 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 बक, कोई भी बोल रहा है वो बीच में आके बक 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 बोल देगा। तो जब भी थ्री सिस्टर्स नाटक होता है तो वो कैरेक्टर अगर दमदार नहीं होता तो नाटक फीका पड़ जाता है। तो ये मुझे लगता है कि बूढ़े को करने के लिए जिस समय आप एंटर हो रहे हैं नाटक में, उसके पहले जो नाटक चल रहा है और बाद में जो नाटक होना है, उसको लेके अगर एंटर करेंगे तब वो जो बूढ़ा है करना या होना उस तरीके से फलीभूत होगा। शुक्रिया आप सभी लोगों का शुक्रिया कि इतनी सार्थक और इतनी जीवंत चर्चा हो सकी। हमें खेद है कि हमारे दो वक्ता आज नहीं आ पाए, कभी और किसी अवसर पर हम उन्हें जरूर सुनेंगे। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। विजय कुमार जी, सत्यदेव त्रिपाठी जी, शर्मिला जी, आप सभी का धन्यवाद। अच्छा लगा और हमें खुशी हुई कि यह जो हमारा एक नया स्तंभ है, कहानी के रंग और उसका मंच, जिसमें कहानी और नाटक के बीच, रंगमंच के बीच जो अंतरक्रिया है, जो अंतर संबंध है, उसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमें खुशी है कि यह शुरुआत जो है इस एक बेहतर कहानी से हो सकी। आप सभी का सहयोग मिला। शुक्रिया तमाम दर्शकों का, श्रोताओं का। शुभ रात्रि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।